नमस्कार सभी को, जय श्री श्याम। आज हमारी क्लास है हिंदी विषय पर। वीडियो का जो मुख्य पाठ्यक्रम है, 30 अंकों के 24 प्रश्न आ रहे हैं। 24 क्वेश्चन आने हैं, 30 नंबर होंगे जिनके, और 30 नंबरों के लिए आज हम इस परिचर्चा में, इस कालांश में जुड़ रहे हैं। आज हम सामान्य पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, भाषा परिचय पर चर्चा करेंगे, भाषा क्या है, भाषा की निर्माण प्रक्रिया को हम थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। ये मुख्य परीक्षा का पूरा स्कीम और पूरा पाठ्यक्रम, 160 प्रश्न आने हैं जो 200 अंकों के होने हैं, और समय रहेगा 3 घंटे। 3 घंटे का निर्धारित समय रहेगा, जिसमें आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी हमारी जो भाषा है उस पर चर्चा करेंगे, जिसका अंक भार रहना है 30 अंक, और प्रश्न आने हैं परीक्षा में 24। मैं राजमोहन शर्मा हिंदी विषय पर एक साधारण चर्चा लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मैथ्स विद भाटी सर। लाइक सब्सक्राइब भी करें, पसंद आए तो अपने निजी मित्रों में शेयर भी करें। हिंदी विषय भाषाई ज्ञान है वो 50 अंकों का है। हिंदी विषय का जो ज्ञान अंक भार है वो 30 नंबरों का है, 30 अंकों का है, और इसमें 24 प्रश्न रहने वाले हैं। हमारे पाठ्यक्रम में पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पाठ्यक्रम में संधि प्रक्रिया रहनी है, संधि विच्छेद का टॉपिक रहना है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 जो टॉपिक हैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ये चारों टॉपिक हैं वो शब्द निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। आज पहली क्लास है 7 बजे का समय। कल से टाइम शेड्यूल इसका सुबह 8 बजे रहेगा। हिंदी की अन्य दिनों जो क्लासें आएंगी, कक्षाएं होने वाली हैं, हिंदी पर हमारी चर्चाएं होने वाली हैं, उसका समय सुबह 8 बजे रहेगा। ये 4 जो बिंदु रहने वाले हैं ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित हैं। संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युगम का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। प्रश्न यहीं से बन जाता है। शब्द होते हैं सार्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले वो शब्द नहीं है। शब्दों के लिए विशेष है कि उनका कोई ना कोई अर्थ भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम से कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां और पारिभाषिक शब्दावली, जिनका आप और हम हमारे निजी जीवन में बेहद उपयोग करते हैं। ऐसे अंग्रेजी शब्द जो हमारे हिंदी में रचे बसे हैं उनको हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर शब्द भी क्या है? एक पारिभाषिक शब्द है। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाएं हैं लेकिन हाँ हिंदी में इतने रच बस गए हैं, ऐसे अंग्रेजी शब्द जिनका आम जीवन में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, प्रयोग करने लग गए हैं, ऐसे शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। सामान्यतः ये हमारे ऑफिसों से जुड़े होते हैं। हिंदी का सामान्य पाठ्यक्रम है जिस पर हमने सामान्य साधारण चर्चा की है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इन सब में एक बात जो महत्वपूर्ण निकल कर आती है वो है, पाठ्यक्रम में जैसे संधि का टॉपिक दे दिया गया है, संधि विच्छेद का टॉपिक दे दिया गया है, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चीजों को समझने के लिए, इन बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमें कुछ बेहद नींव की ईंट को खंगालना जरूरी है, उन्हें मजबूती देना जरूरी है। तो हम साधारणतः सर्वप्रथम भाषाई ज्ञान को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाषा बिंदु पर हमारी चर्चा होगी। वहां से ऐसे 1-2 प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में जो पाठ्यक्रम का सीधा अंग नहीं होते, बल्कि उन ऐसे बिंदुओं पर हमारी चर्चा आवश्यक हो जाती है जिन बिंदुओं के बगैर संधि की प्रक्रिया को मूर्त रूप दे पाना असंभव हो जाता है।
तो हम सर्वप्रथम आज भाषा के सामान्य परिचय पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी पर्यायवाची विलोम याद नहीं होते? जागृति जैन हो जाएंगे, होंगे क्यों नहीं। आप और हम मिलकर करेंगे, कुछ आप करेंगे कुछ हम करेंगे, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा। भूल जाते हैं। भूलना एक सहज प्रवृत्ति है मनुष्य की, जो ईश्वर के द्वारा हमें मिली है, जिसमें आपका और हमारा कोई योगदान नहीं है। सहजता है ये जीवन की। लेकिन थोड़ी सी इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं तो भूलना एक कमजोरी ही नहीं, एक कला भी है। फर्क सिर्फ इतना है, भूलना कुछ और होता है और भूल कुछ और जाते हैं। तो इसलिए बुरी बातों को भूलिए, जीवन में अच्छाइयों को मत भूलिए, जीवन में अच्छाइयों को याद रखिए। सरकार की कोई योजना कब सफल होती है? जब गांव और ढाणी में अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उस योजना से लाभान्वित हो जाए, तब जाकर वो सरकार की कोई योजना है वो सफल होती है। तो आप और हम सब मिलकर जो एक लघु सा एक गिलहरी प्रयास जो कर रहे हैं हिंदी विषय को लेकर, भाषा को लेकर, तो ये सार्थकता केवल मुझसे नहीं आने वाली है। ये सार्थकता आप सबके सहयोग से आएगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लक्ष्य है हमारा 30 अंक प्राप्त करने का। कोशिश रहेगी कि हम उस हर प्रश्न तक हमारी पहुंच हो सके, हम उस हर बिंदु तक पहुंचे जहां से प्रश्न परीक्षा में बने। हमारा ये प्रयास रहेगा और ये प्रयास को सफलता देने में सर्वाधिक जो योगदान रहने वाला है वो आप सबका रहने वाला है। मुझसे कुछ नहीं होने वाला, आप सबके सहयोग से ये सारा सिस्टम है वो चलने वाला है। आज हम साधारण सी जो एक बात करते हैं वो करते हैं भाषा पर। भाषा भाषा जो संधि का जो टॉपिक है, या समास या उपसर्ग प्रत्यय के जो बिंदु आ रखे हैं हमारे पाठ्यक्रम में, उससे अलग एक बिंदु है जहां से एक या दो प्रश्न कई बार इस प्रकार से उठ जाते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको पढ़ते रहते हैं। संधि पढ़ रहे हैं, संधि विच्छेद की प्रक्रिया समझ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शब्द शुद्धि पर हमारी नजर बनी है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जो आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं है, जो सामान्य जानकारी का हिस्सा है, उस सामान्य जानकारी को जो छुपी हुई रहती है, भवन बनता है तो उसके नीचे नींव छुपी रहती है, उस नींव को मजबूत करना बेहद जरूरी है। तो उस वर्ण विचार की प्रक्रिया तक हम पहुंचेंगे। भाषा से लेकर हिंदी की उत्पत्ति से लेकर वर्ण विचार की प्रक्रिया तक हमें पहुंचना होगा, तब जाकर हम संधि की प्रक्रिया को शुरू कर पाएंगे। याद नहीं होते हैं, आप प्रेम कीजिए, प्रेम की चीजें याद रहती हैं। आप भाषा को श्रद्धा का विषय न बनाकर प्रेम का विषय बनाएं। श्रद्धा विस्तार का विषय है, लेकिन प्रेम है वो एकांत और समर्पण का विषय बन जाता है। आप हिंदी से जुड़ाव कीजिए, शब्दों से जुड़ाव कीजिए। आप हर बात हर चीज की जानकारी गूगल पर सर्च न करें, बल्कि किताबों को खोजें, शब्दकोश पढ़ें, तब जाकर हमारा शब्द ज्ञान है वो भंडार है थोड़ा सा विकसित होगा और हम अच्छे से हर काम को कर पाएंगे। केवल संग्रह करने से भी ज्ञान नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखना है। केवल संग्रह से ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भाषा शब्द का जो निर्माण है वो भाष धातु से हुआ है। सबसे पहला प्रश्न उठ जाता है, भाषा शब्द का निर्माण हुआ है भाष धातु से। किससे? भाष धातु। और ये जो धातु की प्रक्रिया है ना, ये किस भाषा में होती है? केवल संस्कृत में होती है। किसमें है? केवल संस्कृत में है। इसलिए पूछ लिया जाए कि भाष धातु किस भाषा का शब्द है, तो आपको हिचकाने की जरूरत नहीं है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी मन में शंका लाने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत उसका उत्तर कर सकते हैं कि संस्कृत मूल भाषा का शब्द है। और हिंदी का विकास तो संस्कृत की परंपरा से हुआ है। हिंदी का विकास तो कहां से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। संस्कृत की एक लंबी प्रक्रिया जिसके तहत हम हिंदी तक पहुंचते हैं। हमारी जो मायड भाषा हिंदी है उस तक हमारी जो एक यात्रा है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे महनीय विद्वानों ने न जाने कितने प्रयास किए हैं।
अनेक अनेक उनके प्रयास हमें नित्य स्मरणीय है और उस तक हमें कोशिश करनी है पहुंचने की। उतना हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयत्न करेंगे कि उस तक हमें पहुंचे। उपसर्ग कैसे पहचानते हैं? 4 शब्द एक जैसे हों, बिल्कुल चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा अभी जो चल रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए। अशोक गुर्जर जी, आप अभी जो चल रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाने का प्रयत्न करें। भाषा के बीच में उपसर्ग आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, स्वाद बिगड़ जाएगा, जायका बिगड़ जाएगा। हिंदी से प्रेम कीजिए, हिंदी आपके दिल में रच बस जाएगी। बिल्कुल सही बात आपकी। कुछ हद तक मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो मन में खटास लाने वाला काम नहीं है। तो प्रश्न जो हमारा बने कि भाषा शब्द है, उसका निर्माण किस धातु से होता है? तो भाष धातु से होता है। उसका निर्माण कहां? भाष धातु से। और धातु क्या है? धातु शब्द का मूल रूप है। सामान्यतः क्रिया का मूल रूप माना जाता है, क्रिया का मूल रूप माना जाता है। और हिंदी भाषा का विकास किस परंपरा से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। तो ये हिंदी का विकास जब संस्कृत से होता है तो हिंदी में आने वाले जो शब्दों की संख्या है वो अधिकतम कहां से होगी? संस्कृत से होगी। और धातु तो केवल ही केवल संस्कृत में पाए जाते हैं। तो आपको उत्तर देने में बिल्कुल भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। बात भास के अर्थ की आती है। इसका मतलब है साधारण रूप में कहें तो कहना, बताना। अभिव्यक्त करना। भाष का साधारण अर्थ है कहना, बताना या अभिव्यक्त करना। क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, क्या अभिव्यक्ति देंगे हम किसी को? हमारे मन में जो आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। हमारे मन में उठने वाले विचार, हमारे हृदय में उठने वाले भाव, इनको जब हम किसी दूसरे तक संप्रेषित करना चाहें तो हमें एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, एक बिचौलिए की आवश्यकता पड़ती है। उस माध्यम का नाम क्या है? भाषा है। तो भाषा का अर्थ क्या हो गया? भाष धातु का जो अर्थ है वही अर्थ हो गया विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है कौन? भाषा। उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा। 2-3 प्रश्न आपके क्लियर हुए होंगे कि भाषा शब्द है, उसका निर्माण भाष धातु से हुआ है। और धातु किस भाषा में है? संस्कृत में है। धातु का जो अर्थ है इसका, भाष का अभिव्यक्त करना, वही अर्थ किसका है? भाषा का। क्या अभिव्यक्त करेंगे? विचारों की अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति है। हालांकि कहीं विचार नाम लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विचार हमारे मन, हमारे मस्तिष्क का विषय है और भाव है वो प्रेम का विषय है, हमारे हृदय का विषय है। तो इसमें हिचकिचाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो और धातु कहते किसे हैं? शब्द के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आगे की प्रक्रिया पर ध्यान दें। हमारे अनेक महनीय विद्वानों ने भाषा पर अपने अपने विचार भी रखे हैं। जैसे प्लेटो ने कहा, हमारे दार्शनिक हुए हैं, प्लेटो ने कहा कि विचार मन की मूक अवस्था है। जो ध्वनित होकर ओठों पर या होठों पर आ जाए तो उसे भाषा कहते हैं। विचार क्या है?
मन में छुपी हुई अव्यक्त विचारधारा है, एक बातचीत है जो हमारे मन में हम स्वयं से बात कर रहे होते हैं, वो विचार है। लेकिन ये साधारणतः मौखिक रूप से, लिखित से भी आ सकता है, लेकिन साधारणतः मौखिक रूप में जब दूसरों के समक्ष व्यक्त हो जाता है तो उसे हम भाषा कह देते हैं। केवल मौखिक की बात यहां इसलिए हो रही है क्योंकि भाषा का मूल रूप ही मौखिक होना है। भाषा का मूल रूप ही क्या है? मौखिक रूप है। सीताराम चतुर्वेदी, इन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही कि भाषा का यदि आविष्कार नहीं होता तो यह संसार गूंगों की बस्ती बन जाती, सारे गूंगे हो जाते यहां पर। अगर भाषा का आविष्कार ही नहीं होता तो यह संसार कैसा हो जाता? गूंगों की बस्ती हो जाता। हम अपने विचार किसी को बता ही नहीं पाते, और पहली बात, विचार प्रकट ही नहीं हो पाते। मन में ऐसी कोई अवस्था पैदा ही नहीं होती कि हमारे मन में विचार पैदा हो, हमारे हृदय में भाव पैदा हो, तो बताने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, अभिव्यक्ति का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सीताराम जी चतुर्वेदी ने यह बात कही, बहुत ही अच्छी ये उनकी बात रही है कि अगर भाषा नहीं होती तो यह संसार क्या हो जाता? संसार गूंगों की बस्ती, विराट बस्ती। भाषा नहीं होती तो यह संसार क्या हो जाता? गूंगों की विराट बस्ती हो जाता। तो भाषा आवश्यक है। किसने कहा ये सीताराम जी चतुर्वेदी ने कहा कि भाषा नहीं होती तो संसार गूंगों की विराट बस्ती बन जाती। अगले विद्वान की अगर हम बात करें, मैक्स मुलर, जो कहते हैं, मैक्स मुलर ने कहा कि यदि भाषा प्रकृति की देन है तो यह प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्यों के लिए बनाया है। मैक्स मुलर का विचार बड़ा श्रेष्ठ विचार है कि भाषा यदि प्रकृति की रचना है तो ये सर्वश्रेष्ठ रचना होगी और जिसे केवल और केवल मनुष्यों के लिए बनाया गया होगा। प्रकृति का मतलब ईश्वर की रचना से है। जो ईश्वरीय रचना है वो प्रकृति है। कृति का मतलब रचना से है और प्रय का मतलब प्रारंभ से है। जो प्रारंभ की रचनाएं हैं जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, वो सारी चीजें हैं, जो सारी सृष्टि है वो उसी सृष्टा के द्वारा निर्मित है। तो ये मैक्स मुलर का विचार है। ये तीन विचार बड़े अच्छे और महनीय लगे। कैप्टन मीणा जी पढ़ाई तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप? आनंद आ रहा है, आनंद लीजिए। सरिता जी, हिंदी आपको अच्छी लगी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो मायड भाषा होती है जिसमें मां जुड़ा होता है वो सभी को प्रिय है। आनंद लीजिए आप। आपका फर्स्ट ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट बनता है अरविंद जी, बहुत अच्छी बात है।
लगातार तैयारी कीजिए आप। हितेश मीना जी, ये नीम है जो आवश्यक है। हिंदी भाषा, अगर हम बात करें इसकी शब्द रचना पर, तो ईरान की ओर से आने वाले लोगों के द्वारा इस शब्द को बनाया गया होगा। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र, सिंधु नदी, सिंधु का जो इलाका है, के आसपास का जो इलाका है, कुछ क्षेत्र है, उसी के लिए वहां परंपरा जैसे राजस्थान में भी है, दक्षिण राजस्थान में जाएं तो पाठ्यक्रम में भाषा शीर्षक का कोई टॉपिक नहीं है। बात सही है आपकी, ये मैं वीडियो में पहले बता चुका हूं। लेकिन मकान बनाने से पहले वर्ण विचार तक की प्रक्रिया है वो नीम की ईंट की भांति है, जहां तक हमें पहुंचना जरूरी है। राजस्थान के दक्षिण में भी परंपरा है, वहां के लोगों का उस क्षेत्र विशेष का प्रभाव है। सह को है बोलने का, सह को है बोलते हैं, सड़क को हड़क बोलते हैं। ऐसी ही परंपरा रही और सिंधु का उच्चारण ईरान के लोग हिंदू करने लगे और हिंदू के साथ ईरानी प्रत्यय लगा। ये इसका अपभ्रंश रूप है। अपभ्रंश मतलब बदलता रहता है। काली चरण को कालिया कह देते हैं ना, ये अपभ्रंश है। ऐसा ही सिंधु के साथ हुआ, एक प्रत्यय लगा जो ईरानी भाषा का प्रत्यय है, और प्रत्यय जब लगता है तो अंतिम वर्ण है वो स्वर रहित हो जाता है और शब्द बन गया इनके योग से हिंदी। और धीरे धीरे प्रचलन में है छूट गया और शब्द बच गया हिंदी। शब्द क्या बच गया? हिंदी बच गया। और इस हिंदी का उस समय अर्थ था हिंद का। क्या अर्थ लिया जाता था? हिंद का। आप बीच में रोककर नोट्स बना सकते हैं। रमेश बिश्नोई जी, स्वागत है आपका। चटक मटक पाए लागू, भाषा चटक मटक। आशीर्वाद आपको, ईश्वर भला करे आपका, प्रकृति आपको अच्छी तरक्की दे। और इसका अर्थ है हिंद का, यानी हिंदुस्तान के क्षेत्र के लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग होने लगा। तो इस अर्थ में हिंदी शब्द क्या बन गया? एक विशेषण शब्द बन गया। क्या बन गया? इस अर्थ में देखा जाए तो हिंदी है वो एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? एक विशेषण शब्द है। लेकिन वर्तमान में हम इसको एक भाषा के रूप में, एक भाषा के लिए इसको प्रयुक्त करते हैं। और इस अर्थ में अगर देखा जाए तो यह एक संज्ञा शब्द है। क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो हिंदी शब्द है वर्तमान में हम जिस अर्थ में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, भाषाई अर्थ में जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, उस अर्थ में अगर देखा जाए तो हिंदी एक संज्ञा शब्द है। लेकिन शुरुआती दौर में जब हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा, इस प्रकार की चर्चाएं जब हो रही थी, तो वहां हिंदी का मतलब हिंद के वासियों से था। और ऐसी बातें जहां होंगी वहां इसका प्रयोग विशेषण के रूप में माना जाएगा। ठीक है। तो सिंधु के आसपास के इलाका जिसको अपभ्रंश होते होते सिंधु से हिंदू बना, ईक प्रत्यय जो ईरानी भाषा का प्रत्यय है जो लगा और एक नए शब्द का निर्माण हुआ हिंदी।
और अपभ्रंश के कारण सरलतम, मनुष्य का स्वभाव है भाषा को सरल करके आगे बढ़ना, और भाषा की प्रवृत्ति भी है कठिन से सरल की ओर गमन करना, कठिन से सरल की ओर गमन करना। जैसे पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर आता है, वैसे ही भाषा की प्रवृत्ति भी क्या है, कठिन स्तर से लेकर निम्न स्तर, सरल स्तर की ओर आएगी। अपना रूप है वो निरंतर सरल करती हुई आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हिंदी की परंपरा के बारे में थोड़ा सा था। थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं हिंदी के बारे में। जैसे कुछ सीधे प्रश्न बनते हैं, उन पर भी हमारी चर्चा रहेगी। हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब इस बात को मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ, यहां तक कि भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से ही हुआ, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन ये परंपरा एक लंबी चली है, सीधा ही नहीं है। हमारे भारत में सामान्यतः जो आर्य भाषाई परिवार है, उत्तरी भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, इसको आर्य भाषा परिवार उत्तरी भारत में है। ये उत्तरी भारत की जो भाषाएं हैं, जिनमें संस्कृत हिंदी भी आ जाती है, जिसमें कश्मीरी सिंधी भी आ जाती है, जिसमें गुजराती मराठी भी आ जाती है। ये जो इलाका है, ये क्षेत्र है, ये आर्य भाषा परिवार का क्षेत्र माना जाता है। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो 73% तक है। इसका विभाजन देखा जाए तो आर्य परिवार की भाषाएं 73% लोगों द्वारा बोली जाती रही। ये जो भाषाई परिवार है, आर्य भाषा परिवार है, इस आर्य भाषा परिवार की जो प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत है। इसका सबसे पुराना रूप है, हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और इसी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी हिंदी है। इसी की उत्तराधिकारिणी क्या है? हिंदी है। तो आर्य भाषा परिवार की जो भाषा, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, और उसी का उत्तराधिकारिणी, उसी की उत्तराधिकारिणी किस भाषा को माना जाता है? हिंदी को माना जाता है। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी का पाठ्यक्रम है, इसलिए हम इस परंपरा तक हमें पहुंचना है। संस्कृत से शुरू हुई ये परंपरा संस्कृत के दो रूप मिलते हैं। एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। किसी भी समय में दो भाषाएं एक साथ चलती हैं। इसमें एक भाषा सरल होती है और एक भाषा कठिन होती है। एक भाषा सरल होती है जो अध्ययन अध्यापन का माध्यम रहती है, और दूसरी जो भाषा है वो हमारे सामान्यतः घरेलू बोलचाल की भाषा, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको बोली भी हम कहते हैं। ऐसा ही कुछ रूप होता है। तो संस्कृत के जो दो प्राचीन रूप हैं, उनमें एक तो है वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद लिखे गए। जो वेद लिखे गए वो संस्कृत, वैदिक संस्कृत, जो पढ़ना सरल नहीं है, संयोगात्मक भाषा है। और एक दूसरा इसका जो साथ में चलने वाला पार्ट था वो था लौकिक, जो कुछ हद तक क्या था? सरल था।
इसमें रामायण महाभारत जैसे महनीय ग्रंथ लिखे गए। जो पढ़ने में थोड़ी सरल है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि पुरानी भाषा अपनी जगह छोड़ देती है। और ऐसा ही वैदिक संस्कृत के साथ हुआ। समय की एक विशेषता है कि समय बदलता है, और समय का जब बदलाव आता है, बहाव आता है, तो अपने साथ वो बहुत कुछ बहाकर ले जाता है। ऐसा ही एक बहाव आया जिसमें वैदिक संस्कृत भी बह गई। और लौकिक जो संस्कृत है, जो हमारी शिक्षा का माध्यम भी है संस्कृत विद्यालयों में, तो लौकिक संस्कृत है वो सरल है। धीरे धीरे और आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भाषाएं तो दो चाहिए, साथ में एक सरल रूप और चाहिए। तो वैदिक संस्कृत धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गई, तो लौकिक संस्कृत के साथ उसका सहयोग देने के लिए एक सरल और भाषा हमें चाहिए, और वो भाषा बनी पाली भाषा। तो शिक्षा का माध्यम उस समय तक कौन सी भाषा बन चुकी थी? लौकिक संस्कृत बन चुकी थी। लेकिन आम बोलचाल के लिए हमें एक और भाषा का नाम चाहिए था, एक और भाषा की आवश्यकता थी, जिसको हम पाली भाषा कहते हैं। प्रथम प्राकृत भाषा है, हमारी देश भाषा है। प्रथम प्राकृत इसको कह सकते हैं, प्रथम प्राकृत भाषा। प्रथम प्राकृत भाषा जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा बनी। महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं वो इसी प्राकृत, प्रथम प्राकृत यानी पाली भाषा में रहे हैं। और गांव में सामान्यतः इसका प्रचार प्रसार रहा पाली भाषा का। समय के साथ और बदलाव आया, तो एक और सरल रूप इसका निकल कर आया, जिसको हम प्राकृत भाषा या द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, जो जैन धर्म की मुख्य भाषा बनी। जैन धर्म की जो कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं, वो हमें इस भाषा में मिलती हैं। धीरे धीरे समय का विस्तार होता गया, परिवर्तन जीवन का नियम है, और प्राकृत के टुकड़े हुए अपभ्रंश में। और इसी अपभ्रंश से हिंदी और हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। इसी अपभ्रंश से ही, अपभ्रंश का साधारण नाम अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। जैसे जियोग्राफी में आता है अपभ्रंश घाटियां, खाई के रूप में जो जगह में दरारें पड़ जाती हैं, वो अपभ्रंश कहते हैं। सरल रूप में बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश। और इसी अपभ्रंश से हिंदी और हिंदी की अनेक बोलियों का विकास हुआ। प्रश्न परीक्षा में आ जाए, हिंदी की आदि जननी भाषा, हिंदी की आदि जननी भाषा, तो उत्तर हमारा निश्चित हो जाता है संस्कृत। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत। लेकिन थोड़ा सा इस प्रश्न पर ध्यान कीजिएगा। प्रश्न पूछ लिया जाए हिंदी की जननी भाषा, तो इसका प्रथम उत्तर संस्कृत हो सकता है, लेकिन हमें अन्य विकल्प भी देखने होंगे। पहला उत्तर हमारा संस्कृत हो सकता है, लेकिन तुरंत ही हम इस संस्कृत पर आकर टिक नहीं जाएंगे। थोड़ा सा विकल्प भी देखना जरूरी है। अगर साथ में अपभ्रंश दे रखा हो, विकल्प में अपभ्रंश भी हो, तो हमारा उत्तर फिर वहां पर संस्कृत की बजाय क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा।
और अपभ्रंश के साथ भी उत्तर दे रखा हो एक विकल्प और, शोरसेनी अपभ्रंश, तो फिर हमारा उत्तर शोरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। तो ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा संस्कृत को माना जाता है। सूत्र का मतलब मूल भाषा, मुख्य भाषा, जहां से इसकी विकास परंपरा शुरू हुई। सूत्र भाषा, भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा पूछा जाए तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो संधि की प्रक्रिया में नहीं आते हैं, मैं समास पढ़ते हैं तब आते हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न हैं, वो एक या दो प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें एक दो दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, अतिरिक्त लगेंगे, लेकिन आप ये आधा पौन घंटे का जो सेशन हमारा रहता है, इसमें आप मन लगाकर थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो और महनीय प्रश्नों पर भी हमारी पहुंच हो पाएगी। भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? वैसे तो पहले हम चर्चा कर ही चुके हैं, सीताराम चतुर्वेदी ने जो कहा कि भाषा नहीं होती तो यह संसार गूंगों की विराट बस्ती बनकर रह जाता। अगर भाषा का विकास नहीं हुआ होता तो ये संसार है वो गूंगों की बस्ती के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। इसलिए भाषा प्रकृति के द्वारा निर्मित ऐसी सर्वश्रेष्ठ रचना है जो केवल मनुष्यों के लिए संरक्षित रखी गई। ये विचार मैक्स मुलर का है, और विचार करने की जो ताकत हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने प्रदान की है, जो अध्वनि के रूप में है, अध्वन्यात्मक रूप में है, मूक अवस्था में है, जब वो मौखिक रूप में साधारणतः होठों पर आ जाती है तो उसको हम भाषा कहते हैं। ये बात प्लेटो जैसे दार्शनिक ने कही है। भाषा की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो ये जो दुनिया का विकास है, ये विकास केवल आप और हमारे होने से नहीं है, बल्कि हमारे महनीय बुजुर्गों ने, हमारे महनीय विद्वानों और ऋषि महात्माओं ने जो ज्ञान विज्ञान संचित किया, उस ज्ञान विज्ञान तक हमारी पहुंच भाषा के माध्यम से हुई। तो ऋषि महात्माओं का जो ज्ञान विज्ञान है उससे हम वंचित रह जाते अगर भाषा नहीं होती। तो अगर भाषा नहीं होती तो महनीय विद्वानों की जो ज्ञान परंपरा है वो हम तक नहीं पहुंच पाती, और संभवतः वो ज्ञान उनके पास भी संभवतः नहीं होता, और ये दुनिया आज हम और आप देख रहे हैं उतनी सुंदर नहीं होती। हमारी संस्कृति जो जीवित है, समाज के जो संस्कार हैं वो संस्कृति है, जो सामूहिक रूप से होते हैं। ये संस्कृति आप और हम तक पहुंची है, इसमें भी किसी न किसी भाषा का योगदान रहा। अगर भाषा नहीं होती तो हम हमारी पुरातन संस्कृति से कट जाते, हम हमारे इतिहास से अनभिज्ञ रह जाते। हमारा क्या इतिहास रहा है, मानव सभ्यता का विकास का जो इतिहास है उससे हम कट गए होते यदि भाषा नहीं हुई होती। तो भाषा की आवश्यकता पड़ती है इन चीजों। दूसरी बात, जो हमारे रागात्मक संबंध हैं, प्रेम के संबंध हैं,
वो भी किसकी वजह से है? वो भी भाषा की वजह से है। भाषा नहीं होती तो प्रेम के संबंध स्थापित नहीं होते। केवल राग की बात नहीं है, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते, लेकिन भाषा विकसित समाज की द्योतक है, सूचक है। समाज जितना विकसित होगा, उस समाज की भाषा भी उतनी ही विकसित होगी। तो हमारी भाषा विकसित है, हमारी भाषाई परंपरा जो अक्षुण चली आ रही है, वो सर्वश्रेष्ठ अगर नजर आती है, तो फिर हमारा मानव समाज जहां हम बसते हैं, जहां हम रहते हैं, वो भी उत्कृष्ट ही होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। भाषा से हमारे व्यवहार का पता चलता है, हमारे समाज की विकास परंपरा का सूचक है कि किस समाज ने कितनी तरक्की की। इसका सूचक भी कौन है? यही भाषा है। आप यदि कहीं सफर कर रहे हैं, बस में होते हैं, एक बात आती है, नदी नाव संजोग की बात आती है। नाव में नदी के इस किनारे पर बैठते हैं और उस किनारे हमें जाना है, तो केवल आप और हम ही नहीं होते उस नाव में। विभिन्न भाषाई समुदायों से, विभिन्न भौगोलिक अवस्थाओं में अपना जीवन जीने वाले हमारे ही लोग नाव में सवार होते हैं। अगर हम चुपचाप बैठे रहें, और नाविक क्या करेगा कि नाविक अगले किनारे तक, दूसरे किनारे तक ले जाकर हमें छोड़ देगा, हम चले जाएंगे। लेकिन अगर हम बीच में बात करेंगे, तो यह संवाद किसके माध्यम से हुआ? भाषा के माध्यम से। और जो उस समय अनजान लोगों के साथ भी हमारा प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है, वो संबंध केवल भाषा के माध्यम से। तो भाषा नहीं होती तो किसी के साथ हमारे रागात्मक संबंध भी स्थापित नहीं होते। भाषा नहीं होती तो ये दुनिया इस प्रकार की नहीं होती जिसे आप देख रहे हैं। भाषा नहीं होती तो आप अक्षुण जो ज्ञान की परंपरा सदियों से चली आ रही है, आप उससे कट जाते। भाषा नहीं होती तो आप मानव के विकास की परंपरा का जो इतिहास है, उसे वंचित रह जाते, उसे अनभिज्ञ रह जाते। भाषा नहीं होती तो आज हमारे परिवार में हमारे संबंध वैसे नहीं होते। जैसे कई मनुष्यों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो घर में रहते हैं तो भी माताजी से, पिताजी से, पत्नी से, बहन से, भाई से, बच्चों से संवाद नहीं करते। अलग प्रकृति के लोग हैं कई, और धीरे धीरे वो समाज से कट जाते हैं, वो समाज में संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं। और मनुष्य तो समाज की इकाई है, मनुष्यों से मिलकर समाज बना है। तो इस समाज से, इस हमारे संगठन से हम कट जाते। अगर जब कट जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे, और अकेलापन जीवन को सालता है। एकांत जरूरी है, अकेलापन सालता है। तो समाज से कट जाता तो वो अकेला हो जाता, और उस अकेलेपन की वजह से उसका जीवन जीना दूभर हो जाता। तो हमारे रागात्मक संबंध स्थापित करने में भी भाषा का महनीय योगदान रहता है, और विकसित समाज की द्योतक सूचक भी हमारी भाषाई परंपरा है। चलो हम बात करते हैं भाषा के भेद। कितने भेद होते हैं?
देवनागरी से प्रणाम कार्य है। बताइए भाषा के भेद। गुड इवनिंग सभी को। गिरिराज सिंह जी नमस्कार, रमेश बिश्नोई जी नमस्कार, गीता बंसल, सोनू चौधरी, जयदेव सिंह भाटी, राज सिंह, किशोर पुरोहित, के पॉइंट मनीष। किशोर पुरोहित जी, 2 भेद होते हैं। राम राम। पेश पाटीदार राम राम। राम राम भूपेश जी। 2 भेद होते हैं, किशोर पुरोहित जी ने बताया 2 भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? लगे हाथ बता दीजिए, कौन कौन से? करिए करिए, हिम्मत करिए। मौखिक और लिखित। 2 भेद कौन कौन से हैं? एक तो मौखिक है और एक लिखित है। अब आप ये बताएं कि भाषा का मूल भेद कौन सा है, मूल रूप कौन सा है? मौखिक होता है या लिखित होता है? मूल कौन सा होता है? दोनों में से मूल भेद कौन सा है? मूलतः भाषा होती है, प्रश्न आ जाए। भाषा मूलतः होती है। बहुत बढ़िया, मौखिक। किशोर जी बता रहे हैं, भूपेश जी बता रहे हैं मौखिक, मोनिका जी बता रहे हैं मौखिक। बहुत अच्छे। भाषा का मूल रूप यानी मूलतः भाषा कैसी होती है? मौखिक होती। थोड़ा सा ध्यान करने की बात है। कभी यह भाषाई परंपरा शुरू हुई होगी, किसी मनुष्य ने सर्वप्रथम कुछ ना कुछ बोला होगा। जैसा बच्चा जन्म के साथ रोता है, ध्वनि होती है, वो ध्वनि ही भाषा का मौखिक मूल। बाद में हमारी सुविधाओं के लिए इसको लिखित बनाया गया। बाद में हम सब की सुविधाओं के लिए मौखिक रूप आया, मौखिक की जगह लिखित रूप आया। लिखित रूप का मतलब है लिपिबद्ध रूप। लिपि चिन्हों का आविष्कार हुआ, लिपि चिन्ह आए और उसे लिखित किया गया और स्थायित्व दिया गया। और यह स्थायी रूप है, वो कौन सा है? यह लिखित रूप, ये इसका स्थायी रूप। ठीक है, तो धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।